चलो कहां तक पढ़ा था? स्टेरिक रिपल्शन पढ़ लिया था, छोटे छोटे टॉपिक कर लिए थे, और एक्सरसाइज 1 में कुछ होमवर्क दिया था, कर लिया। एक्सरसाइज 3 के लिए बोला था मैंने आराम से करना, 1 के लिए नहीं बोला था। चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, या फिर लास्ट में करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और छोटे से टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक को अपन ऐड करते हैं। इधर देखना ध्यान से, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में अपने को बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, केवल छोटा सा ऐसे ही एक रिवीजन टाइप देख लेते हैं इसको। लिखो बॉन्ड लेंथ के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन। क्या होती है बॉन्ड लेंथ? लिखो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिखो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent atoms, between two adjacent atoms। होमो हेट्रो अब तो अपन ने सब पढ़ लिया ना। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। अब जैसे मान लो कि अपने को बॉन्ड लेंथ के फैक्टर देखने हैं, तो बॉन्ड लेंथ के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। आपसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C का, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो लेंथ, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो लेंथ कम होगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट? तो इन तीनों के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये तो था फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर होता है इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे हैं? सेम, तो फिर हम सेकंड फैक्टर को यूज में लेंगे। और सेकंड फैक्टर क्या होता है देखना इधर ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा HF, HCl, HBr। आपसे पूछा है इन तीनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। साइज पे डिपेंड करेगा, या फिर हम बोले कि यहां पर 1s2p, 1s3p, 1s4p, और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होते हुए चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि दो एटम अगर छोटी साइज के हैं और दो एटम बड़ी साइज के हैं, तो कहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है? और बड़ी साइज में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होंगे तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो अगर इन तीनों के बीच में आपको ऑर्डर बनाना है तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? HBr, HCl और लास्ट में HF। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि N2 और O2 में बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है,
तो N2 के अंदर आपको मालूम है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और O2 के अंदर O डबल बॉन्ड O होता है, ऐसा ही होता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड N है, O डबल बॉन्ड O है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो दोनों में लेंथ किसकी ज्यादा होगी, डबल की या ट्रिपल की? तो दोनों में किसकी लेंथ ज्यादा होगी, डबल की। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछेगा आपको कि N2 और O2 में बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ऐसे पूछेगा अगर बॉन्ड बना के, तो फिर तो समझ रहे हो, तो N2 O2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, O2 की। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, O और O के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर F2 को भी ऐड कर देते हैं, तो F और F के बीच में हमेशा क्या बनता है, और सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो F सिंगल बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही आएगी। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से ही होगी, सिंपली आपको N2O2 F2 दे दिया जाएगा। अगर एक और ऐड कर लें इसके अंदर, चलो रहने दो, अगर हाइड्रोजन को भी ऐड कर ले इसके अंदर, मान लो H2 को भी ऐड कर लिया, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, H और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी दोनों के बीच में बॉन्ड सेम है, तो किसके बेस पर, साइज के बेस पर, नंबर ऑफ शेल के बेस पर, और साइज के बेस पे कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर तो 1 ही है, फ्लोरीन के अंदर 2 है, यानी फ्लोरीन का साइज क्या होगा, और फ्लोरीन का साइज ज्यादा होगा। तो एच एच और एफ एफ दोनों में अगर हम कंपेयर भी करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एच एच और एफ एफ दोनों में कंपेयर करते हैं तो किसका साइज बड़ा होगा, एफ एफ का। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 1s है, यहां पर 2p है, तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो करनी है अगर बाय द वे बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अभी तो और आने बाकी होंगे ना, दिवाली के बाद में, मैं मतलब छठ के बाद में। अभी तो और आने बाकी होंगे, कहाँ बैठोगे तुम? फिर भी जगह तो उतनी लगेगी। हाँ वही तो, फिर ऐसे यूं बैठे रहोगे तो कैसा लगेगा, यूं तो फिर भी थोड़ा ठीक है। फिर कोई यूं पाँव फैलाएगा, कोई है, वापस से 6 बना दे। नहीं, हमारा तो वही हो रहा है, मेहनत। चलो लिख लिया।
फर्स्ट प्रायोरिटी बॉन्ड को देंगे और जब बॉन्ड सेम होंगे तो फिर साइज को देंगे। चलो कर दो इरेज। अबे 2 लाइनें लिखने में इतना टाइम लगता है क्या? वैसे ये जो हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा है इसका एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, और वैसे भी ये सब फैक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एक और छोटा सा और लास्ट छोटा सा टॉपिक लेते हैं। बातें नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसी का नाम होता है बॉन्ड एनर्जी, या इसी का ही नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपसे कोई सा भी ऑर्डर पूछा जाए तीनों का मतलब एक ही होगा, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, चाहे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, तीनों का ऑर्डर एक ही बनेगा। ठीक है, इसके अंदर भी वही वापस से फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, इनको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में फॉलो करते हुए चलना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। तो जैसे अभी अपन ने लेटेस्ट में देखा था एग्जांपल की, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी, तीनों में बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, फिर सी डबल बॉन्ड सी और लास्ट में सी सिंगल बॉन्ड सी। अगर मैं पूछता हूं कि C2H6, C2H4 और C2H2, तीनों में कार्बन कार्बन के बीच में कहां पे मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी? C2, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? तो तीनों में किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? C2H2 में। इसके बाद में सेकंड फैक्टर की तरफ हम मूव करते हैं, और सेकंड फैक्टर कब यूज में लेना है? इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम है तो फिर सेकंड फैक्टर पे आएंगे, और सेकंड फैक्टर का नाम है एटॉमिक साइज या नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो अगर मान लीजिए हमें ऑर्डर फॉलो करना है H2 और F2 के बीच में, तो H2 के अंदर तो होगा H सिंगल बॉन्ड H और F2 के बीच में होगा F सिंगल बॉन्ड F। दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, और सिंगल है तो आप क्या देखोगे? साइज ऑफ एटम। अगर यहां पे देखते हो तो 1s 1s, यहां पर देखते हो तो 2p 2p। 1s 1s और 2p 2p, कहां पर शेल नंबर ज्यादा है? कहां पर शेल नंबर ज्यादा है? और 2p में शेल नंबर ज्यादा है, इस वजह से F2 वाला बॉन्ड वीक होगा एज कंपेयर टू H2। बात आई समझ में? अगर इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन करें कि जैसे मान लो N2O2 H2 F2, इन चारों में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाइए। तो N2 का मतलब हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, O2 का मतलब हो गया O डबल बॉन्ड O, H2 का मतलब H सिंगल बॉन्ड H और F2 का मतलब F सिंगल बॉन्ड F। क्लियर है बिल्कुल कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, यानी सबसे ज्यादा N2 की, देन डबल बॉन्ड, और दोनों के अंदर बॉन्ड सेम है तो ओवरलैपिंग देखेंगे, और ओवरलैपिंग देखेंगे तो यहां पर 1s 1s, यहां पर 2p 2p, दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? H2। आ गई बात समझ में? अब थर्ड फैक्टर पे आते हैं, और थर्ड फैक्टर होगा कि अगर ओवरलैपिंग भी सेम हो गई, इफ ओवरलैपिंग इज सेम। ये दोनों फैक्टर का तो अपने को ऑलरेडी आइडिया था, ठीक है? थर्ड फैक्टर का आइडिया नहीं है। इफ ओवरलैपिंग इज सेम, अगर ओवरलैपिंग भी सेम हो गई तो फिर हम क्या देखेंगे? देखना इधर, अपने आप ही दिख जाएगा सामने।
जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर है लोन पेयर, यहां पर है लोन पेयर, राइट। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर है लोन पेयर और यहां पर भी है लोन पेयर। तुम भी बनाओ तो ये लोन पेयर वोन पेयर बराबर बनाना, एक दो खा मत जाना। अब देखना इसके अंदर कार्बन कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, अरे आता है ना, और कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, ठीक है। कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, पी ब्लॉक में आता है, ये कार्बन भी सेकंड पीरियड में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी 2p 2p। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 2p 2p, 2p 2p होगी। नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड में आता है, पी ब्लॉक में आता है, तो यहां पर भी 2p 2p, यहां पर भी 2p 2p, और यहां पर भी 2p 2p। अब सभी के अंदर ओवरलैपिंग कैसी है, सेम है, और सभी के अंदर ओवरलैपिंग सेम है, तो ओवरलैपिंग भी सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है, तो फिर कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले के अंदर लोन पेयर 0 है, इस वाले के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर 4 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर 6 है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने देख लिया। अब अपने को मालूम है कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते हुए जाएंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे, तो लोन पेयर एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके बीच का रिपल्शन भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, और रिपल्शन भी ज्यादा होता है। तो अगर तीनों में हम कंपेयर करते हैं, चारों में हम कंपेयर करते हैं कि कहां पर बॉन्ड वीक होगा, कहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो जहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे वहां पर लोन पेयर रिपल्शन भी, और लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड वीक होगा। तो अगर इन चारों के बीच में हमें ट्रेंड बनाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कहां पर होगा, कार्बन कार्बन, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और लास्ट में आएगा फ्लोरीन फ्लोरीन। और अगर रिलेशन बनाना है कि अपने को किस तरीके से कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर ज्यादा होंगे यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। क्लियर है तीनों फैक्टर, बस ये तीनों फैक्टर ही अपने को ध्यान रखने हैं, इसी सीक्वेंस में चलते हुए रहना है। फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ बॉन्ड, सेकंड सेम होंगे तो साइज, और थर्ड कि अगर साइज वगैरह भी मतलब ओवरलैपिंग भी अगर सेम है तो फिर किस पे आएंगे अपन, नंबर ऑफ लोन पेयर पे। लिखो यहां तक। क्या, यहाँ पे इतने सारे लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन लगता है वो काफी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर टोटल 6 लोन पेयर है, 3 इसके, तो जाहिर सी बात है लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये सिंपल बात है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा ही सही, स्टेबिलिटी कम होगी। तो आज ही आया है क्या, परसों भी आया था, परसों कहाँ आया, कहाँ पे बैठा था, यहीं पे बैठा था।
ओवरलैपिंग तो सेम है ना। नहीं, ये सब सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन है। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है ना H2O2 का। अब एक मिनट खड़ा होके तेज बोल दे थोड़ा सा। अरे यार बातें मत करो रे, चक्कर 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 चक्कर। हाँ नहीं देंगे तब भी बनानी पड़ेगी अपने को। मतलब ऐसे तो बना के देगा वो कि सी सिंगल बॉन्ड सी है, एन सिंगल बॉन्ड एन है। ऐसे तो बना के देगा वो। लोन पेयर वन पेयर का अगर दे देता है तो अच्छा है, और ना देता है तो फिर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स में है, चलो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को एक साथ ही। क्या ज्यादा मत बोला कर तू। सर आप कब जाओगे? वो तो लगेगी सही। बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिजिक्स की तो अभी शायद नेक्स्ट वीक से लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब फिजिकल की खत्म हो जाएगी ना। बात है नहीं। नहीं तुम्हें तो इनऑर्गेनिक, अरे बातें मत कर रहे यार। तुम तो इनऑर्गेनिक के लिए ही पूछने लग गए यार कि कब खत्म होगी, अभी तो तुम आए ही हो। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, ये इसको फटाफट से खत्म करते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये एक और पॉइंट देख लो इसके अंदर। सम एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो इधर देखो, अब बातें मत करा करो यार, साइलेंट मोड में चलने दिया करो क्लास को। डाउट हो जो पूछ लिया करो, बाकी चक्कर चक्कर मत करना। सम एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक्सेप्शनल वैसे कुछ खास नहीं है। जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन है और इसके नीचे क्लोरीन और क्लोरीन है। फ्लोरीन के पास में आपको मालूम है कि खूब सारे लोन पेयर होते हैं, टोटल F2 के अंदर 6 लोन पेयर होते हैं। और अगर Cl2 के अंदर देखते हो तो Cl2 के अंदर भी इसी टाइप से 6 लोन पेयर होंगे। ये लोन पेयर वगैरह बराबर बनाना, लोन पेयर कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, लोन पेयर बनाने में जितने भी बनते हैं बराबर बनाने। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अच्छा ये जो कंपैरिजन चल रहा है ये सिंगल बॉन्ड का ही चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी सिंगल बनाया है, और सल्फर है सल्फर है, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, और इस तरीके से मैंने सल्फर का भी लोन पेयर वगैरह बना दिए, ठीक है। और इधर मैं बनाता हूं नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर है लोन पेयर, यहां पर भी है लोन पेयर, और नीचे है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, यहां पर भी है लोन पेयर और यहां पर भी है लोन पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, तो देखो कैसे देखेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है ना। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो भी सेम है, यानी बॉन्ड भी कौन सा है, सिंगल है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तो कौन से फैक्टर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे, साइज से। और अगर साइज से कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन का साइज छोटा, फ्लोरीन का साइज, और फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो अगर F2 और Cl2 में कंपेयर करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो F2 Cl2 में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी,
और F2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ज्यादा किसकी होगी, बात आई समझ है। तो अगर F2 और Cl2 में कंपेयर करोगे तो Cl2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, O2 और S2 में कंपेयर करोगे तो S2 की ज्यादा होगी। अगर N2 और P2 सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक बार आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमने बोला था कि 2p और 3p के अंदर 3p की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। उसका रीजन हमने दिया था एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। वही सेम केस यहां पर है कि अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करते हो तो फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का साइज सेकंड पीरियड एलिमेंट है, फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, और एक्सट्रीमली स्मॉल होने का बेसिक रीजन होता है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास या फिर ऑक्सीजन के पास या फिर नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, और एब्सेंस की वजह से एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं, और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर देख रहे हैं तो दोनों के अंदर लोन पेयर तो कैसे है, बिल्कुल सेम है, और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है तो जाहिर सी बात है लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, अरे साइज छोटा है तो लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, और रिपेल ज्यादा करेंगे, इस वजह से बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर इसका रीजन हमें लिखना है तो हम रीजन कैसे लिखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, due to extremely small size of second period lone pair या LP repulsion increases, and LP repulsion increases bond becomes weak। ये परफेक्ट रीजन होता है इसका, यही रीजन अपन ने वहां पर लिखा था, वहां पे अपन इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे थे तो अपन ने लगभग ऐसा सही एक्सप्लेनेशन दिया था। क्लियर है, तो लिखो। नहीं, पहले जो मैं लाइन लिखा रहा हूं वो लिख लो। मतलब उसके बाद में लिख लेना, फिर डायग्राम थोड़ी है ये यार। हाँ, डाउट है तेरे को? नहीं, सिंगल बॉन्ड ही देगा कंपाउंड की फॉर्म में। तो अगर वो ऐसे देता है कि मान लो N2 दे दिया तुम्हें, हाँ, तो P2H4 दे दिया तो P2H4 ऐसा बन जाएगा। कंपाउंड भी देगा तो P2H4, फिर स्ट्रक्चर तो मालूम होना ही चाहिए अपने को। स्ट्रक्चर लगभग अपन ने सबके बना ही लिए हैं। और अगर ऐसे दे देता है कि N2 में कंपेयर करो, Cl2 में कंपेयर करो, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि N2 क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N है। वैसे इतना ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन आती ही कहाँ है इससे। लिखो। हाँ, लिखो लिखो, बातें बातें नहीं, लिखो साइज ऑफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मत लिखो, ये लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ 2p is less than 3p is less than 3p because size of second period elements is extremely small, because size of second period elements is extremely small, and number of lone pairs are same. So lone pair repulsion increases, so lone pair repulsion increases, and bond becomes weak।
ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन सल्फर है, और ये फ्लोरीन क्लोरीन है। अगर मान लीजिए कार्बन और सिलिकॉन में आप कंपैरिजन करते हो, सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन हो रहा है, आपने ये पढ़ चुके हो आप कि कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा अगर तो उसकी 4 वैलेंसी होगी, सही। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो आपको ये लोन पेयर वाला फैक्टर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ही नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन। आपसे पूछा जाए दोनों में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कार्बन कार्बन का। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं है। क्योंकि हमने इसको जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो किससे दिया है, लोन पेयर रिपल्शन से, और इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सिंपल होगा कि यहां पर लोन पेयर एब्सेंट है, इस वजह से नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करना है। इसको साइड में एक ब्लॉक बना के, क्लाउड बना के उसके अंदर रख लेना। यही बात समझ में। 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे मतलब लोन पेयर नहीं है, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं मतलब लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर होगा तो ही तो लोन पेयर रिपल्शन देखेंगे, अगर लोन पेयर ही नहीं है तो लोन पेयर रिपल्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है। यहाँ कितने लोन पेयर हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ 6 है ना, भर भर के है ना। हाँ क्या, हाँ होते हैं ना, बस आने वाले हैं He2 Na2 भी। आज ही स्टार्ट कर देंगे अपन He2Na2 को भी अभी। अरे बोरोन बोरोन नहीं बनाते सिंगल बॉन्ड यार, सभी में क्या बनाने लग गया। कौन सा कंपाउंड देखा है जिसमें बोरोन बोरोन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हेलोजन फैमिली में आपको ओवरऑल ऑर्डर बनाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो ओवरऑल ऑर्डर बनता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है Cl2 की, देन Br2 की, देन F2 की, और लास्ट में आता है I2। ये हेलोजन फैमिली के अंदर ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर अपने को MTR है। ये ऑर्डर क्या है, MTR। MTR का मतलब होता है मुझे तो रटो, तो फिर फटाफट से रटो। सबसे ज्यादा हेलोजन फैमिली में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, Cl2 Br2 F2 I2। मैक्सिमम किसकी होगी और मिनिमम, और सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, याद हो जाएगा, रट लिया इसको। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में बस इसी एक ऑर्डर पर पूछे गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया। तो पागल है क्या रे यार, 10 बार तो बोल चुका है, वो सामने वो बगल वाला भी बोर हो जाएगा तेरी बातें सुन सुन के। ऐसे क्यों करता है तू यार, क्यों लोगों को मतलब परेशान करता है। इधर ऑनलाइन में भी पढ़ता है तो यहाँ पे काहे नहीं आएगा, आएगा ना, काहे नहीं आएगा। स्क्रू है ही नहीं उसके, हिलना तो दूर की बात है। चलो डन। अब एक क्वेश्चन था जो अपन ने छोड़ा था एक्सरसाइज 1 में, क्वेश्चन नंबर 53। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 53, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 53 को कर लेना, घर से कर लेना।
नहीं अभी नहीं, अभी करेगा तो आंसर ही आ जाएगा ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 53। डन। अब मैं इसको यहां से इरेज करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कर दूं ना? अब बातें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं अभी आपको बताता हूं, समझाता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। बातें नहीं बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमओटी। आप सुनना बात को ध्यान से। एक टॉपिक तो आपने वीएसीपीआर थ्योरी पढ़ा था, और मैंने तुम्हें बोला था कि वीएसीपीआर के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ था कि एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 50% क्वेश्चन उसी से ही थे, ठीक है। बाकी के जो उसके अंदर 30% क्वेश्चन है, वो 30% क्वेश्चन इससे है, ठीक है। और ये कंफर्म मान के चलो कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक से उठ के आते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है। इस थ्योरी को अपन पढ़ेंगे तो ये थ्योरी क्या है कि थोड़ी सी अजीब लगेगी, और हो सकता है कि समझ में, हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, केवल हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि इसके अंदर थोड़े नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो समझ में तो आ जाएगी, वैसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होगा कि थ्योरी तो समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर इतने सारे तुम्हारे मन में चलता रहेगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, समझ में तो आ जाएगी। तो अगर ऐसे डाउट मन में चलते रहे तो उन डाउट को केवल एक दिन के लिए होल्ड पे रखना, और अगले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा इतनी इजी थी क्या। ठीक है बात? तो चलो अब इधर देखो, आप बातें बिल्कुल भी मत करना, और मैं इस थ्योरी को समझाना स्टार्ट करता हूं। और जो भी डाउट हो अभी बीच में कोई भी नहीं पूछेगा। ये थ्योरी थोड़ी सी खत्म होने के बाद में जब मैं बोलूंगा डाउट पूछ लेना, तब पूछ लेना, अभी बीच में कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। सुनो अब ध्यान से, बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो जितनी समझ में आनी होगी वो भी समझ में नहीं आएगी। अभी तक अपन ने जब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 3 टाइप की थ्योरीज काम में ली जाती है। फर्स्ट थ्योरी थी लुईस ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी थी, तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, जिसका इनकम्प्लीट होता है वो अनस्टेबल होता है। इसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी हमने पढ़ा था वीबीटी। वीबीटी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपको एचएफ मॉलिक्यूल दिया है, एचसीएल दिया हुआ है, या एचबीआर दिया हुआ है, और इन तीनों के बीच में आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करेंगे? एचएफ की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, देन एचसीएल, देन एचबीआर। अपन बोलते थे कि 1s2p होगा, 1s3p होगा, 1s4p होगा, और इस तरीके से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेते थे। जैसे मान लो कि कोई और भी कंपैरिजन करना है, जैसे मान लो एच और एफ का कंपैरिजन करना है, तो हमने कर लिया कि एच और एफ में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एच का, ठीक है। ये सब काम हम किससे कर लेते थे? वीबीटी से। लेकिन वीबीटी के भी कुछ ड्रॉबैक होंगे,
और वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक होंगे, इस वजह से लेटेस्ट नई थ्योरी हम पढ़ते हैं एमओटी। अब इस वीबीटी के ड्रॉबैक क्या है? वीबीटी का पहला ड्रॉबैक ये है कि जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल है, अब H2 मॉलिक्यूल है तो ये H2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन किया ही नहीं वीबीटी में, क्योंकि वीबीटी इस टर्म को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। यानी कि वीबीटी का सबसे बड़ा पहला ड्रॉबैक ये है कि वीबीटी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा, सिंपल वे में अपन समझते हैं कि मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ में आयरन को अटैच किया, हो जाएगा अटैच, और अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और मान लो गोल्ड है या मरकरी है, इनको अगर मैग्नेट के साथ में अटैच करते हैं तो ये मैग्नेट के साथ में अटैच नहीं होते, तो इनको बोला जाता है डायामैग्नेटिक। तो जो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट के साथ अटैच नहीं होता वो डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो जो वीबीटी है, वीबीटी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर पूछा जाए F2 कैसा होगा, पैरा या डाया, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इन सब, ये पहला फैक्टर है जिसको ओवरकम करने के लिए हम पढ़ेंगे एमओटी, और एमओटी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि F2 पैरा होगा या डाया होगा, H2 पैरा होगा या डाया होगा। तो एमओटी पढ़ने का पहला टारगेट है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे वीबीटी के अंदर हमने पढ़ा था कि N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है ना, हमने बोला था कि इसके अंदर एक तो होगा सिग्मा और पाई कितने होंगे, 2, ऐसा हमने पढ़ा था। अब यहां पर एक टर्म होती है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N बना हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, तो इस 3 बॉन्ड को ही बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। यानी 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर मैंने लिखा F सिंगल बॉन्ड F, तो बॉन्ड ऑर्डर, बात क्लियर है? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3, अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2, अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1, तो इसके बारे में तो हम वीबीटी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरे ये सब वीबीटी से तो करे थे अपन ने एक्सप्लेन कि O डबल बॉन्ड O बन रहा है तो 1 सिग्मा 1 पाई, N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है तो 1 सिग्मा 2 पाई, F सिंगल बॉन्ड F बन रहा है तो 1 सिग्मा। तो ये सब बॉन्ड ऑर्डर तो हम वीबीटी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या लाइक 1 2 3, है ना। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 0.5, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.5, अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.5, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, आधा बॉन्ड कैसे बनेगा, डेढ़ बॉन्ड कैसे बनेगा, ढाई बॉन्ड कैसे बनेगा, लग रहा है थोड़ा अजीब। तो जो भी अजीब बातें लग रही है वो किसके बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, एमओटी के बेस पर। तो कहने का मतलब ये है कि एमओटी के बेस पर हम फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ये नई टर्म है हमारे लिए कि एमओटी के बेस पर हम फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। होल बॉन्ड ऑर्डर, होल नंबर जिसका है बॉन्ड ऑर्डर, उसको तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ जिनका फ्रैक्शनल नंबर होता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एमओटी पढ़ने के हमारे बेसिकली 2 टारगेट है। पहला टारगेट हमारा है मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना मॉलिक्यूल्स का, और दूसरा टारगेट है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करना। इन दोनों टर्म्स को हम वीबीटी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो लिखो सबसे पहले छोटा सा पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, और यही हमारा टारगेट है एमओटी के लिए। जो वीबीटी के ड्रॉबैक है उन्हीं को ओवरकम करना है, किससे, एमओटी से। चलो, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, वीबीटी can't explain magnetic behavior
can't explain magnetic behavior of molecule राइट। और सेकंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर, VBT can't explain fractional bond order ब्रैकेट में लिखना लाइक 0.5 1.5 ETC। क्लियर है? तो ये ड्रॉबैक है, यही हमारे एमओटी के टारगेट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एमओटी, और एक्चुअल में एमओटी क्या होती है इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। अभी कोई भी नहीं लिखेगा, पहले समझ लेते हैं इसको, लिखने का काम बाद में करेंगे। देखो इधर अब ध्यान से, अब अपन पढ़ रहे हैं एमओटी और समझते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी बनती है। एक बार हमने वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो कि दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल तो ये है, मान लेते हैं कि ये 1s है। क्या है? 1s स्फेरिकल है। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल है, ये भी 1s है और ये भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे H है, सिंगल है, सिंपल H है, तो इसको हम बोलेंगे एटम। इसको हम क्या बोलेंगे? एटम। और ये भी सिंपल H है, तो इस सिंपल H को भी क्या बोलेंगे? एटम, राइट। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होके बनाएंगे H2, और इस H2 को बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस H2 को बोलेंगे मॉलिक्यूल। और वीबीटी के अंदर हमने पढ़ा था कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, राइट। और इनके जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और दोनों का स्पिन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद में एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। ऐसा हमने किसके अंदर पढ़ा था? वीबीटी के अंदर, ठीक है। अब एमओटी क्या बोलती है? अच्छा, वीबीटी आपको मालूम है ओल्ड थ्योरी है, क्योंकि लेटेस्ट थ्योरी कौन सी है। और दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि जैसे आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। पहले वाले जो साइंटिस्ट थे लाइक बोर वगैरह, रदरफोर्ड वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर मानते थे वो मानते थे पार्टिकल नेचर, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट में जो साइंटिस्ट है लाइक श्रोडिंजर वगैरह है, श्रोडिंजर वगैरह ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वेव नेचर का। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है? वेव नेचर का। तो अब इलेक्ट्रॉन का कहीं पर भी पार्टिकल नेचर कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आप सिंपल वे में सोचो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? बहुत होती है, मतलब कितनी होती है? 2.16 18 मान ले, इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर? पक्का? अब अगर 10⁻⁶ है मीटर में, मीटर पर सेकंड था वो, ठीक है। और अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1000 किलोमीटर पर सेकंड। और 1000 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है कि यहां से दिल्ली तो 500 के आसपास ही है, दिल्ली के भी आगे। दिल्ली जाके और वापस आ जाएगा। दिल्ली जाके वापस आ जाएगा, अरे एक मिनट, दिल्ली जाके वापस आ जाएगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो क्या वो पार्टिकल हो सकता है?
क्या वो पार्टिकल हो सकता है? इसका मतलब वो क्या है? वेव है। तो जो लेटेस्ट में जो भी साइंटिस्ट आते हैं या करंट में जो इलेक्ट्रॉन का नेचर कंसीडर किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है वेव नेचर। अब वेव नेचर कंसीडर किया जाता है तो वीबीटी ने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग वीबीटी ने यह बोल दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद में एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है। लेकिन एमओटी ये बोलती है कि एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है वेव नेचर। कैसा नेचर होता है? और वेव नेचर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐसे कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल ही किस फॉर्म में करता है? वेव की फॉर्म में। और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है, ये एटम है, सिंगल हाइड्रोजन है तो हम क्या बोलेंगे? एटम। सिंगल हाइड्रोजन है तो हम बोलेंगे एटम। और ये दोनों कंबाइन होके H2 बनाते हैं और इस H2 को बोला जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इस H2 को बोला जाता है मॉलिक्यूल। तो इस H की अगर हम बात करते हैं तो ये H1s1 होगा, ये Hb1s1 होगा, इसका एक ऑर्बिटल होगा, इसका भी एक ऑर्बिटल होगा, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये बोलता है कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, इसने तो बहुत सिंपल बात बोली कि दोनों ऑर्बिटल कंबाइन होके एक ही हो जाते हैं। बाद में क्या हो गए? दोनों कंबाइन होके एक ही हो गए। ये बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर वेव है और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? वेव है। ये इलेक्ट्रॉन भी वेव है, ये इलेक्ट्रॉन भी वेव है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेव है, बहुत तेज स्पीड है, और बहुत तेज स्पीड है तो हम एक फिक्स्ड पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बता ही नहीं सकते। सिंपल बात है। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है, ये इलेक्ट्रॉन भी वेव है, और जब दो वेव एक दूसरे के साथ टकराएगी तो मतलब एक पॉसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी क्या लेनी पड़ेगी? जैसे समझना इस तरीके से, इस पे निमा पाएगा। चलो इधर देखो, अपन कोशिश करते थोड़ा छोटा लिखने की। ये बोलता है, इधर देखो ध्यान से, वो कर लेंगे अभी मैनेज। इधर देखो ध्यान से, एमओटी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है? वेव नेचर का। अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक वेव है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी एक वेव है, और वेव है, और वेव की स्पीड कितनी है? बहुत ही तेज स्पीड है, और इतनी तेज स्पीड है कि हम इसकी पोजीशन कुछ भी बता ही नहीं सकते। और बता ही नहीं सकते तो ये बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेव हो सकता है। अच्छा, वेव कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे, ऐसे ट्रेवल करती है। ट्रेवल करके आगे भी पहुंचाना होता है, वो कुछ तो ट्रेवल यही करवा रहे हैं। ये बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन वेव है, और इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी? ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे ट्रेवल करेगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है, कि या तो इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे ट्रेवल करे। ऐसे का मतलब ये है कि या तो पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो। पॉजिटिव फेज का मतलब क्या है? कि ये तो जीरो है ना, जीरो के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव, जीरो के नीचे जो होगा वो नेगेटिव। कि या तो वेव ऐसे ट्रेवल करे, यानी पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो, या फिर वेव नेगेटिव फेज से स्टार्ट हो। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि या तो यहां से स्टार्ट हो या फिर यहां से स्टार्ट हो। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेव को हम मान के चलते हैं, पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन, मतलब कि जैसे अपन बोले कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा या यहां पे होगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। तो ये बोलता है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स को या दो ऑर्बिटल को कंबाइन करना है एमओटी के अकॉर्डिंग, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्टली पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस होगा। किसके ऊपर बेस होगा? अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो ट्रेवल करना, हो सकता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फेज से स्टार्ट हो। इसी तरीके से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फेज से स्टार्ट हो।
कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये बोलता है कि अगर दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने की दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि दोनों सेम फेज में हो, यानी कि दोनों प्लस प्लस हो, या फिर दोनों माइनस माइनस हो, या फिर हो सकता है एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। बात आई क्या समझ में? तो इसके बेसिस पर यहां पर दो टर्म आती है। एक टर्म तो आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी? ये अभी समझाऊंगा मैं। और एक टर्म होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों को आपस में कंबाइन होना है तो एक दूसरे के पास पास तो आना पड़ेगा। अब ये भी वेव की फॉर्म में आएगा, ये भी वेव की फॉर्म में आएगा। ये जो परफेक्टली पूरा गेम है, ये गेम बेस्ड होता है पॉसिबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? पॉसिबिलिटी के ऊपर। अब पॉसिबिलिटी के ऊपर कैसे बेस्ड होता है? पीछे दिख रही है क्या ये छोटी सी वेव? दिख रही है ना? अपन ये मान के चलते हैं एक बार के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला, ये भी प्लस से स्टार्ट हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये मान के चल रहे हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? प्लस से, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? माइनस से, ठीक है। केवल पॉसिबिलिटी मैक्सिमम यहां पर दो ही हो सकती है कि प्लस प्लस, सुनना ध्यान से, प्लस प्लस, राइट, या फिर माइनस माइनस। अगर प्लस प्लस हुआ तो भी सेम फेज, सेम फेज। अगर माइनस माइनस हुआ तो भी सेम फेज, और एक प्लस और दूसरा माइनस हुआ तो अपोजिट फेज। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने बोला है एक तो होगा सेम फेज, वो चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, रहेगा सेम फेज में ही। और दूसरा कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव, यानी कि अपोजिट फेज। सेम फेज का मतलब होगा कि दोनों का फेज कैसा हो, यानी दोनों किससे स्टार्ट हो? या तो प्लस प्लस से या फिर माइनस माइनस से। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा अपोजिट फेज। अपोजिट का मतलब होगा कि एक तो होगी प्लस और दूसरी होगी माइनस। बात क्लियर है? यहां पर ये जो प्लस माइनस साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेज ऑफ वेव को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेज ऑफ वेव को। बात आ रही है समझ में? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं। ये भी वेव की तरह ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, ये भी वेव की तरह ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। अब वेव की तरह ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं तो बस हम क्या कर रहे हैं? यहां पर पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ भी फिक्स नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ भी फिक्स नहीं है। दोनों की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है दोनों कैसे हो? सेम। हो सकता है दोनों कैसे हो? अपोजिट। क्लियर है? या तो सेम होंगे या फिर अपोजिट होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, जैसे मान लो कि मैं यहां पे खड़ा होकर इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे बगल में एक सर पड़े मतलब खड़े हुए हैं और इस बगल में भी एक सर खड़े हुए हैं। मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, जैसा बिल्कुल मैं बोल रहा हूं एज इट इज, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी क्लैरिटी से, मतलब सब कुछ सेम चल रहा है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं वैसे एग्जैक्टली वो खड़े हुए हैं। तो अगर हम तीनों टीचर सेम बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में बोल रहे हैं, तो आपके पास में ट्रिपल आवाज आएगी। सिंपल बात है। और अगर मान लीजिए कि इधर बायो वाले सर खड़े हैं, इधर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इधर फिजिक्स वाले सर खड़े हैं, और तीनों हम पढ़ाते हुए जा रहे हैं तो आपके पास में कुछ भी नहीं आएगा। ना तो फिजिक्स आएगी, ना केमिस्ट्री आएगी, और ना ही बायो आएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी या वेव सेम होगी,
सेम का मतलब कि जैसा मैंने बोला बगल वाले भी वैसा ही बोल रहे हैं, इस बगल वाले भी वैसा ही बोल रहे हैं। अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो आपके पास ट्रिपल आवाजें आ रही है। ट्रिपल आवाजें आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो ओवरऑल वेव्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। आप सिंपल वे में सोचो कि जैसे ये स्पीकर है और ये स्पीकर है ना, ये दूर दूर है। अगर दोनों स्पीकर को ऐसे आमने सामने लगा देते तो कुछ जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं या आप मुझसे बोल रहे हो, तो अपन वेव्स की फॉर्म में ही तो बातें कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अपन आवाज, अगर गले से आवाज निकाल रहे हैं तो दिखाई देती है, नहीं देती ना, दिखाई तो सुनाई देती है, सुनाई देती है तो वेव्स है। अब मान लो कि ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, दोनों में बराबर फ्रिक्वेंसी की वेव्स आ रही है। अगर इन दोनों को आमने सामने यूं खड़ा कर देते हैं या ऐसे लगा देते हैं तो कुछ भी आवाज नहीं आएगी, आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगी। कंफर्म है, क्योंकि दोनों की आवाज क्या होगी, टकरा जाएगी, टकरा जाएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और अभी दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हमारे पास में आवाज जो है, उधर वालों के पास में उधर की आवाज जा रही है, इधर वालों के पास में इधर की आवाज जा रही है। अगर इसी स्पीकर को इसके बगल में, बिल्कुल एग्जैक्टली बगल में लगा देते हैं, दोनों का मुंह ऐसे सामने कर देते हैं, तो इनके पास में डबल आवाज आएगी, और इधर वालों के पास में कोई भी आवाज मतलब आएगी, लेकिन बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेव्स सेम डायरेक्शन में होती है, किसमें होती है, तो सेम डायरेक्शन में होती है तो डबल हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। ये फैक्टर, ये फिनोमिना होता है वेव्स का। अब यहां पर आप देखो कि ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, दोनों वेव्स सेम फेज में है, दोनों वेव्स, और दोनों वेव सेम फेज में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में ऐड हो जाएगी। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, दोनों अपोजिट फेज में है, और दोनों अपोजिट फेज में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर मैंने टर्म लिखी है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि घर बना रहे हैं, घर बना रहे तो एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट ऐसे करके पूरा घर बनाया, घर बनाने के बाद में एक और फ्लोर बनाया, तो इस तरीके से अपन एडिशन करते हुए चलते हैं, तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, तोड़ देना। तो यहां पर मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा कि दोनों वेव सेम फेज में होगी तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और दोनों वेव्स अपोजिट फेज में होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब एडिशन होता है, और डिस्ट्रक्शन का या डिस्ट्रक्टिव का मतलब कैंसिल आउट होना या ब्रेक होना होता है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे अपन वीबीटी के अंदर बोलते थे ना, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, है ना, तो इसी तरीके से यहां पर वेव्स है ना, तो वेव्स कंबाइन हो रही है, तो इसके लिए टर्म काम में लेते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस इज लाइक ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन, उसकी तरह की ही टर्म होती है, लेकिन स्पेशली वेव्स के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पर टर्म कौन सी यूज में ली है, इंटरफेरेंस। बात आई समझ में। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इतना सा करेंगे कि अगर वेव सेम फेज में है तो सेम फेज में तो ओवरऑल एडिशन हो जाएगा, एडिशन का मतलब ये बड़ी हो जाएगी, और अगर अपोजिट फेज में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल क्या बच जाएगी, एक्सिस बच जाएगी। क्या बच जाएगी, एक्सिस। तो अगर सेम फेज में होता है तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में होता है तो बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव। यहां तक किसी को कोई डाउट, श्योर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रुको रुको, इधर देखो। अब यहां पे ये 1s1 है, ये 1s1 है ना। हमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रॉन की वेव इस तरीके से चली, इस इलेक्ट्रॉन की वेव इस तरीके से चली, कुल मिला के दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने आई कि या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। अब ये दोनों वेव कंबाइन होगी, तो दोनों वेव कंबाइन होगी, तो ये अभी स्टार्टिंग में एच, सिंपल एच है, सिंपल एच है, और सिंपल एच है तो उसको बोला हमने एटम, एटम, और इसके ऑर्बिटल को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। टर्म को बिल्कुल बेसिक से समझना। ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी एटम है, और एटम है तो इसके ऑर्बिटल को भी क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये दोनों हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद में मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कंबाइन होने के बाद में क्या बना, H2। और कंबाइन होने के बाद में मॉलिक्यूल बना, तो उस H2 के जो ऑर्बिटल होंगे उन ऑर्बिटल्स को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस थ्योरी का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल बन रहे हैं उन्हीं को ही इस थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे ऑर्बिटल बनेंगे। आपने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये भी पॉसिबिलिटी के बेस पर ही बनते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, और दो पॉसिबिलिटी है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी बनेंगे दो। कितने बनेंगे, दो। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा BMO और दूसरा बनेगा ABMO। एक तो बनेगा BMO, एक बनेगा ABMO। और ये BMO और ABMO क्या होते हैं इसको अपन देखते हैं। फर्स्ट वाले को हमने बोला है कंस्ट्रक्टिव, बोला है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो रहा है, दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ में ऐड हो रही है। ऐड हो रही है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ऐड हो रही है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ में ऐड हो रही है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ में ऐड हो रही है तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है। तो इसका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये बनता है किससे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और अगर बात करें ABMO, तो ABMO का नाम है एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग के अगेंस्ट, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन। और अगर आप डिस्ट्रक्टिव देखते हो तो डिस्ट्रक्टिव के अंदर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कर दिया तो मतलब कोई एडिशन हुआ क्या, और कोई एडिशन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई बॉन्ड और नहीं बना। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बनता है ABMO, और जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो बनता है BMO। ये दो क्यों बने हैं ये बात आ गई समझ में, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, बस वही पॉसिबिलिटीज को अपन को आगे लेते हुए चलना है। क्लियर है। BMO कब बनेगा, कब बनेगा, और ABMO, BMO कब, और ABMO, BMO का मतलब बॉन्ड बन रहा है, मतलब ओवरऑल एडिशन हो रहा है। ABMO नाम से पता चल रहा है एंटी बॉन्डिंग, यानी कोई बॉन्ड। क्लियर है, तो लिखो पॉइंट। यहां तक कोई डाउट तो लिखो पॉइंट। ये सब मैं अभी बताऊंगा कैसे लिखना है। पहले छोटा सा हेडिंग लिखो MOT, जैसे मैंने लिखा है यहां पे। और MOT के अंदर लिखो इट वॉज प्रपोज्ड बाय, it was proposed by Hund and Mulliken, Hund and Mulliken, HUND मतलब है ना, अपना दिमाग तो ऐसा लगाते हो ना फटाफट से। इसको क्या बोलेगा, गजब करता है यार। चलो लिखो इट वॉज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। लिखो आगे सेकंड पॉइंट, लिख लेना यार मुलिकन की, MULLI। अरे लिख ले यार, ये क्या तो बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछता है इसकी स्पेलिंग उसकी स्पेलिंग, ये तो पहली क्लास के बच्चे भी नहीं पूछते आजकल। लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो, बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं। सेकंड पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू MOT,
अकॉर्डिंग टू MOT, इलेक्ट्रॉन इज wavy in nature. इलेक्ट्रॉन इज wavy in nature. wavy है, इलेक्ट्रॉन इज wavy in nature. अरे यूं ही टाइम लगा रहे हो तुम यार। लास्ट क्लास है ना, प्रियांसर की है ना लास्ट क्लास? नहीं, एक क्लास छूटेगी अभी, शायद वो वाली छूटेगी। लिखो आगे लिखो। अरे बातें नहीं यार, क्यों लेट कर रहे हो, अभी ये भी लिखना है। अकॉर्डिंग टू MOT, इलेक्ट्रॉन इज वेवी इन नेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, on two way रास्ता, two way. First is constructive interference. And second is destructive interference. ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना CI करके। ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस BMO is formed. Due to constructive interference BMO is formed, and due to destructive interference ABMO is formed. ठीक है, और एक और पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट। देखो यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए? 2। और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने? 2। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, equal to number of molecular orbitals are formed. ठीक है, इसके बाद में ये लिख लो, ये स्टार्टिंग वाला मत लिखना, ये वाला, ये कुछ भी काम का नहीं है, ये केवल समझने के लिए था। तो क्या बोलेंगे दुर्गेश को? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस समझा रहा था। इसने बोला कि ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मैं बता रहा था। चलो बाय। लिख लो इसके अंदर क्या पॉजिटिव लिख ले कि बार एक लाइन और लिख लो कॉपी की छत पर, प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट फेज ऑफ वेव। नहीं तो कहीं ऐसा करेंगे कि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको तो कर दिया 0, ये प्लस और माइनस है, ऐड हो जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।